व्हाट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक पूरा लाइफ स्पैन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, जब स्टार्टिंग फ्रॉम जब वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट, और वो लाइफ स्पैन एंड होता है जब वो शेल्फ्स में से वाइप्ड आउट हो जाता है। तो ये पूरा लाइफ स्पैन एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहलाता है। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। और जब कोई भी प्रोडक्ट इन चारों स्टेजेस को कंप्लीट करता है, दैट मीन्स उसने अपनी एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नाउ द डेफिनेशन गिवन बाय कॉटलर is that the product life cycle is an attempt to recognize distinct stages। ये वही 4 स्टेजेस के बारे में बात हो रही है जो अभी मैंने आपको बताया: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन इन सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के पूरे अपने सेल्स हिस्ट्री में, पूरे जर्नी के अंदर ये 4 स्टेजेस को ये लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है। अब आप जो ग्राफ देख रहे हैं वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। इसके अंदर आप देखेंगे कि 2 एक्सिस हैं। एक तो है एक्स एक्सिस, ये वाली, जिस पे लिखा है टाइम, और दूसरी है वाई एक्सिस, जिस पे लिखा है सेल्स। इसका मतलब है कि ये ग्राफ 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है, दैट इज़ सेल्स एंड टाइम। अब आप इस ग्राफ में देखेंगे कि ये जो ग्राफ है इसके अंदर 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है इंट्रोडक्शन। ये वो स्टेज होती है जिसमें कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, इंट्रोड्यूस करती है। तो ये एकदम ही स्टार्टिंग की इनिशिएटिंग स्टेज होती है और इसको हम इंट्रोडक्शन स्टेज के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्टेज है ग्रोथ। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ग्रोथ सेकेंड से मार्क हुआ है। ये वो स्टेज होती है जब प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्टेंस गेन कर लेता है, कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और वो अपनी ग्रोइंग स्टेज पे होता है। तो उस स्टेज को हम ग्रोथ स्टेज बोलते हैं। थर्ड स्टेज है मैच्योरिटी। आप देखेंगे कि ये जो स्टेज है इसको थर्ड से डिनोट किया गया है। ये स्टेज वो स्टेज होती है जब प्रोडक्ट मार्केट लीडर बन जाता है, वो प्रोडक्ट एक अपने सबसे पीक पॉइंट पे होता है। तो उस लेवल को हम मैच्योरिटी पीरियड के नाम से कहते हैं। और लास्ट स्टेज होती है दैट इज़ द फोर्थ स्टेज विच इज़ अ डिक्लाइन स्टेज। इस स्टेज पे जो प्रोडक्ट होता है वो अपने डिक्लाइनिंग स्टेज पे होता है। इसका मतलब होता है कि अब लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं, कस्टमर्स उसको नहीं खरीद रहे होते हैं, उनकी सेल्स बहुत कम हो रही होती है, कंपनी को लॉस लग रहा होता है। तो जब इस स्टेज पे प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसको हम डिक्लाइनिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। और यही चारों स्टेज मिला के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनती है। और इन दोनों का रिलेशन हम सेल्स और टाइम के एक्सेस से देखते हैं। अब हम हर एक स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में। तो सबसे पहले हम उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज, अब सबको याद है, वो फर्स्ट स्टेज थी जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, इंट्रोड्यूस होता है। तो इसके क्या फीचर्स होते हैं? तो इस स्टेज के अंदर जैसे मैंने बताया कि न्यू प्रोडक्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये है कि इस स्टेज के अंदर हमारा एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड होता है मार्केट में। हम एक नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट में। वो यूनिक हो सकता है, वो एकदम, या फिर किसी की कॉपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इस स्टेज के अंदर हम प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं। सेकेंड, लॉस और नेग्लिजिबल प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये है कि इसमें इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर कंपनी को लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, नया प्रोडक्ट है, एकदम से उसको लोग नहीं खरीदे, बट कंपनी की तो कॉस्ट उसमें लॉक्ड है, उसमें कंपनी की कॉस्ट लगी है, वो प्रमोशन पूरा कर रही है, सब कुछ हो रहा है, बट हो सकता है कि सेल्स स्टार्टिंग स्टेजेस में ना हो, तो कंपनी लॉस भी फेस कर सकती है। या फिर अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो एकदम ही नेग्लिजिबल प्रॉफिट्स है, ना के बराबर प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो ऐसा भी एक फीचर ये स्टेज में ये भी कैरेक्टराइज्ड होता है। ये स्टेज इस चीज़ से भी कैरेक्टराइज होती है कि मे बी इन द इनिशियल टाइम कंपनी को लॉस हो या फिर एकदम नेग्लिजिबल प्रॉफिट्स उनको फेस करना पड़े। इस स्टेज के अंदर क्योंकि प्रोडक्ट नया है, लोग इस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं है, तो
कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रमोशन कॉस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन पे कॉस्ट एक्सपेंड करना पड़ता है। उनकी प्रमोशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनको हेवी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है टू कैच द अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स, टू कैच द अटेंशन ऑफ द कस्टमर्स। जो फोर्थ पॉइंट है वो थर्ड से रिलेटेड है, ड्यू लो अवेयरनेस। इस पॉइंट पे कस्टमर्स को जब तक आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे, जब तक आप पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, तो आपका जो अवेयरनेस है फॉर द प्रोडक्ट वो हमेशा लो रहेगा, लो लेवल्स पे रहेगा। बाय द टाइम रीचिंग टू द मेच्योरिटी स्टेज वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगा। इस स्टेज पे जो प्राइजेस होती हैं प्रोडक्ट की वो जनरली हाई होती है, बिकॉज कंपनी को अपना जो कॉस्ट है या वो जो इतना ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजिंग या हैवी प्रमोशन कॉस्ट स्पेंड कर रही है, तो उसको भी देखना पड़ता है कि कैसे हम उसको बैलेंस आउट करें। तो जनरली इस टाइम पे प्राइजेस हाई होती है। बट यह आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे दिखेगा कि वो आपको डिस्काउंट ऑफर्स करती है, गिफ्ट हैम्पर्स देती है, जिससे वो एक बार आपका ट्रायल हो सके, ट्रायल एडॉप्शन रेट बढ़ सके। तो इसलिए कंपनीज ये सब चीज़ें भी अडॉप्ट करती है। एंड द लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट फीचर इज नो कॉम्पिटिशन। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट आएगा, ऑब्वियसली उसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं होगा, उसका कोई कॉम्पिटिटर आपको एज सच मार्केट में नहीं दिखेगा, बिकॉज वो नया प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ही नया है। तो ये एक ये जो नया प्रोडक्ट है वो इस बेनिफिट में भी रहता है कि नो कॉम्पिटिशन, उसको किसी से भी ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस को ऐसे प्राइस वॉर्स नहीं होते, कुछ भी इस स्टेज पे आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं। बाय द टाइम आप ग्रोथ स्टेज पे आएंगे, मैच्योरिटी स्टेज पे आएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स भी ग्रो करने लग जाएंगे। ये सारे हुए फीचर्स ऑफ द इंट्रोडक्शन स्टेज। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज जो अडॉप्ट करनी चाहिए इन द इंट्रोडक्शन स्टेज टू मेक योर प्रोडक्ट अ मोर सक्सेस। अब हम जो देख रहे हैं आपके सामने 4 पॉइंट्स हैं, वो है इंट्रोडक्शन स्टेज की स्ट्रैटेजीज़। तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं? पहली है रैपिड स्किमिंग, दूसरी है स्लो स्किमिंग, तीसरी है रैपिड पेनिट्रेशन और चौथी है स्लो पेनिट्रेशन। अब आप समझिए इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले है रैपिड स्किमिंग। स्किमिंग के नाम से आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है हाई प्राइस। तो वही इसका यहाँ पे मतलब है, हाई प्राइस एंड हाई प्रमोशन। आप प्रोडक्ट की प्राइस भी हाई रख रहे हैं और आप प्रमोशन के लेवल्स भी अपने हाई रख रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या है, हाई रहती है। तो इसको याद करने का एक तरीका है HH, दैट इज़ हाई प्राइस एंड हाई प्रमोशन। HH से आप याद करेंगे हाई प्राइस हाई प्रमोशन, जिसका मतलब है रैपिड स्किमिंग। सेकेंड आता है स्लो स्किमिंग, जिसका मतलब होता है लॉन्चिंग द प्रोडक्ट एट हाई प्राइस बट प्रमोशन लेवल क्या रहेंगे, लो रहेंगे। प्राइस आपने हाई कोट करी है बट आपके जो प्रमोशन लेवल्स हैं वो आपके लो रहेंगे। तो यहाँ पे आप कैसे याद कर सकते हैं, HL, हाई प्राइस एंड लो प्रमोशन। तो आगे वाला हमेशा हम प्राइस के लिए बोल रहे हैं, पीछे वाला हम बोल रहे हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म आप कैसे याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक है HL, हाई प्राइस लो प्रमोशन। थर्ड है रैपिड पेनिट्रेशन, जिसका मतलब होता है कि लो प्राइस बट सिग्निफिकेंट प्रमोशन, जहाँ पे आप प्रमोशन ज़्यादा करते हैं बट आप आपकी प्रोडक्ट की प्राइस को लो रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रैपिड पेनिट्रेशन। इसको याद करने की ट्रिक है LH, दैट इज़ लो प्राइस हाई प्रमोशन, ठीक है। अब नाम से आ रहा है कि पेनिट्रेशन मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक रीच आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, जब हम अपनी प्राइजेस को लो रखेंगे, ठीक है, और प्रमोशन ज़्यादा करेंगे। जितना ज़्यादा प्रमोशन उतनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, और आपकी प्राइस लो होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आप मार्केट में ज़्यादा जल्दी पेनिट्रेट कर पाएंगे। और लास्ट है स्लो पेनिट्रेशन, जिसका क्या मतलब होगा, लो प्राइस लो प्रमोशन। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसका हम प्रमोशन भी एकदम मिनिमल करते हैं और हम उसका प्राइजेस भी लो रखते हैं, ठीक है। इसका याद करने का ट्रिक है LL, दैट इज़ लो प्राइस लो प्रमोशन। क्लियर है। अब हमने इंट्रोडक्शन स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली और स्ट्रैटेजीज़ भी देख ली। और हम इंट्रोडक्शन स्टेजेस में क्या कर सकते हैं, मेन स्ट्रैटेजीज़ तो ये हो गई, और हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम अपनी ब्रांड की क्लियर आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा लोग कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर्स आएँ और वो कस्टमर्स के अंदर कन्वर्ट हो। सेकेंडली हम सही वे चुन सकते हैं, सही
मीडिया चुन सकते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा हम सैम्पल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम एक अच्छा परचेज आफ्टर पोस्ट परचेज सर्विसेज दे सकते हैं जिससे आपकी कस्टमर बेस इंक्रीज हो। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ स्टेज के फीचर्स एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ स्टेज के फीचर्स के बारे में कि व्हाट आर द फीचर्स बाय विच द ग्रोथ स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड। ओके, सो द फर्स्ट वन इज इंक्रीज कॉम्पिटिशन। अब हम इंट्रोडक्शन स्टेज से ग्रोथ स्टेज पे आ गए हैं, दैट इज अ सेकेंड स्टेज इन द PLC कर्व। आपको याद है PLC कर्व, उसमें हमने 4 स्टेजेस पढ़े थे और हम सेकेंड स्टेज पे हैं। तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि अब हमारा कंपटीशन इंक्रीज होने लगता है। यहाँ पे इंक्रीज इन द कंपटीशन आपके प्रोडक्ट को मिलेगा, ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज होता है। उसके बाद इंक्रीज सेल्स, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो सेल्स है वो भी बढ़ती है, बिकॉज आप इंट्रोडक्शन स्टेज आपने क्रॉस कर लिया है। अब आपने वाइडर कस्टमर अवेयरनेस को गेन कर लिया है। अब आपके जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स खरीदने लग गए हैं, आपको वाइडर एक्सेप्टेंस मिल गया है इन द मार्केट। उससे क्या हुआ है, आपका सेल्स इंक्रीज हो गया है। ओके, थर्ड वन इज इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस। जो अभी मैंने बोला कि वाइडर एक्सेप्टेंस मिल गया, क्योंकि आपने पहले इतना एडवर्टाइजमेंट किया, आपने ऑफर दिया, डिस्काउंट दिया, सब कुछ दिया, जिससे आपका ट्रायल रेट बढ़े, अवेयरनेस बढ़े कस्टमर्स में। तो अब जब ये सब करके आप लोग जब प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आए हैं, तो जब वो ग्रोथ स्टेज में आए हैं जिसका मतलब है कि अब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा अवेयर है, अब उसको वो ज़्यादा अच्छी तरीके से पहचानने लग गए हैं। मे बी उसके पैकिंग को पहचानने लग गए हो, मे बी कोई ऐड के जिंगल को पहचानने लग गए हो, बट या वो प्रोडक्ट अब कंज्यूमर्स के माइंड में कहीं ना कहीं है। फोर्थ इज कंज्यूमर बेस साइज ग्रोथ। दैट मीन्स कि अब जो आपका पहले इन द इंट्रोडक्शन स्टेज फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट के लिए 10,000 कस्टमर का बेस बनाया था, या फॉर एग्जांपल 5,000 का बेस बनाया था ऑल ओवर इंडिया। अब वो बेस बढ़ के 1 लाख का हो गया है, 5 लाख का हो गया। अब आपके ज़्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे। मे बी कुछ लॉयल कस्टमर्स होंगे, कुछ लॉयल कस्टमर्स नहीं होंगे, बट या आपका कंज्यूमर बेस बड़ा है। अभी आप ग्रोइंग स्टेज पे, आपका प्रोडक्ट एक अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। ये इसका सिग्निफिकेंस होता है कि मतलब अगर आपका बेस बढ़ रहा है, आपके ज़्यादा अवेयरनेस है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है। देन कम्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा ऑब्वियसली इन स्टार्टिंग के अंदर, इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर हमारा बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा था, बिकॉज क्योंकि हमारी सेल्स ही कम हो रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ है कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स ज़्यादा हो रही है, जैसे हमने सेकेंड पॉइंट में देखा था कि हमारी इंक्रीज सेल्स बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रोडक्ट को जब तो कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है। उससे क्या होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट वाइज कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने लग जाता है जब कंपनी एक ग्रोइंग स्टेज में लीड कर रही होती है। लास्ट इज इंक्रीज प्रॉफिट्स, जिसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट, क्योंकि आपकी सेल्स ज़्यादा है, क्योंकि आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। आपकी पर यूनिट कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कम हो चुकी है, आपकी सेल्स ज़्यादा हो रही है, तो क्या हुआ, डिफरेंस इज व्हाट, प्रॉफिट। तो आपका इसकी प्रायर स्टेज से जो प्रॉफिट है वो भी डबल होगा। तो ये हमने पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ स्टेज। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज टू अडॉप्ट इन द ग्रोथ स्टेज। अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ स्टेज की स्ट्रैटेजीज के बारे में। ग्रोथ स्टेज क्या होता है? ग्रोथ स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें हम फटाफट, आपकी सेल्स बढ़ती है, आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, आपका मार्केट शेयर बढ़ता है और आप अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज करना चाहते हो। आप चाहते हो स्टेज पे जितना ज़्यादा मैं बढ़ सकूं, जितना ज़्यादा मैं अपने प्रोडक्ट को ग्रो करा सकूं, आप करवाना चाहते हो, उसमें आप पूरा पोटेंशियल उसका यूज़ करना चाहते हो। तो दैट इज़ व्हाट ग्रोथ स्टेज। ठीक है, अभी तक आपको ये समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो पहली स्ट्रैटेजी है इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी। अब आप इस स्टेज पे क्या कर सकते हैं कि आप आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। जिसका मतलब क्या है कि आपके अभी जैसी भी क्वालिटी थी, अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो आप कॉम्पिटिटर से क्या होगा, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप ग्रो कर पाएंगे, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा और आपका ओवर द लॉन्ग टर्म आपका प्रॉफिट मिलेगा। तो पहला हमारा पॉइंट है कि इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी। सेकेंड आता है एंटरिंग न्यू मार्केट्स। इसका मतलब क्या है कि अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं क्लोथिंग में डील करता हूँ,
ठीक है। अब मैं क्लोथिंग में डील कर रही हूँ, अभी मैंने किड्स सेक्शन में डील कर रही हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ग्रोथ स्टेज पे हूँ, अभी मेरा मार्केट ग्रो कर रहा है, लोग मेरे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस स्टेज पे मैं दूसरे मार्केट में शिफ्ट हो सकती हूँ, ठीक है। मैं व्हाट कैन आई डू कि आई कैन शिफ्ट टू अ न्यू मार्केट। फॉर एग्जाम्पल मैं फीमेल क्लोथिंग शुरू कर दूँ, या फिर मैं और बेडशीट्स या होम डेकोर के अंदर चली जाऊं, या फिर मे बी दूसरी कैटेगरीज के अंदर मैं अपने आप को उधर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एक्सप्लॉइट करूं। तो क्यों, क्योंकि ये टाइम है, अभी मेरा प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, अभी मेरे जो प्रोडक्ट के कस्टमर्स है मेरे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो इस समय अगर मैं कोई भी नया वेंचर में जाती हूँ या कुछ भी नया स्टार्ट करती हूँ, तो लोग उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है टू एंटर इनटू न्यू मार्केट्स, इनटू न्यू सेगमेंट्स। थर्ड हमारा आता है एडिंग न्यू फीचर्स टू द प्रोडक्ट्स, जिसका मतलब क्या होता है कि आप आपके प्रोडक्ट के अंदर नए फीचर्स ऐड करो, कुछ मॉडिफिकेशन करो, कुछ अपडेट्स लेकर आओ, या फिर कुछ और ही इसका वर्जन्स लेके आ जाओ। उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने जो सेम प्रोडक्ट भेज दिया, लोगों ने ले लिया, ठीक है, खत्म, इसके आगे क्या। नहीं, आप अगर उसको मॉडिफाई करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, तो आपका प्रोडक्ट वैसे ही ग्रो करता रहेगा। लास्ट इज प्रोडक्ट अवेयरनेस। अब ये क्या बोल रहा है कि लास्ट क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट अवेयरनेस से आप चेंज करो टू प्रोडक्ट प्रेफरेंस। क्या चेंज करो, प्रमोशन की जो आपकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी आप उसको चेंज करो फ्रॉम प्रोडक्ट अवेयरनेस टू प्रोडक्ट प्रेफरेंस। क्यों, क्योंकि हम जब इंट्रोडक्शन स्टेज पे थे, हम चाहते थे कि हमारे प्रोडक्ट को लोग जाने, लोग पहचाने, उसको खरीदे, मतलब हम सिर्फ उस टाइम पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे, जो कि हमारा प्रोडक्ट अवेयरनेस जो प्रमोशनल कैंपेन्स थी वो एकदम सही थी, ठीक है। बट अब हमारा क्या है, अब हम चाहते हैं कि लोगों की वो प्रेफरेंस बने, लोग उसको दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के आगे प्रायोरिटाइज करें। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रमोशनल कैंपेन्स है वो प्रोडक्ट प्रेफरेंस पे एम करे, ना कि प्रोडक्ट अवेयरनेस पे, बिकॉज अवेयरनेस तो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि वो अब टॉप ऑफ द माइंड रहे लोगों के, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देके उस प्रोडक्ट को खरीदे एज कम्पेयर टू इट्स ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो दैट इज़ द फोर्थ स्टेज। और ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे ग्रोथ स्टेज की स्ट्रैटेजीज है। अगर मैं ये स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करती हूँ तो इससे क्या होगा, मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो तो कर ही रहा है, बट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा, और वो स्पैन ऑफ ग्रोथ स्टेज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्लाइनिंग स्टेज को और ज़्यादा डिले कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं मैच्योरिटी स्टेज के फीचर्स। मेचोरिटी स्टेज में जो कंपटीशन होता है वो अपने पीक पर होता है, दैट इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज आप भी अपने पूरे प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के हाईएस्ट पीक पर, हाईएस्ट पॉइंट पे बैठे हो। तो जो कंपटीशन आप फेस करेंगे वो भी हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम होता है, बिकॉज अभी तक बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में, न्यू एंट्रेंट्स भी आ चुके होते हैं, पुराने वाले भी आपसे अब फाइट कर रहे होते हैं, बिकॉज अब आप भी उनके लेवल तक आ चुके हो, और आपके प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स भी आ चुके होते हैं, बिकॉज आप इतना अच्छा ग्रो कर रहे हो। तो आपके दूसरी कंपनीज वैसे रेप्लिकास भी बनाती है, वैसे सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो भी आ जाते हैं। तो इस पॉइंट पे आपको बहुत अच्छा कंपटीशन फेस करने को मिलता है। सेकेंड इज प्रोडक्ट सैचुरेशन। इस पॉइंट पे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट अपने सैचुरेशन स्टेज पे होता है, जितना भी पोटेंशियल मार्केट में है वो आपने पूरा के पूरा यूज़ कर लिया है, और अब वो अपने सैचुरेशन पे है। अब इससे ज़्यादा फोर्स होगा तो क्या होगा, वो सीधा डिक्लाइन पे ही जाएगा। अब इसके बाद वो वापस ग्रोथ में तो नहीं, अगर आप कोई दूसरी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर लो तो आपका हो सकता है बच जाए प्रोडक्ट और डिक्लाइनिंग स्टेज पे ना जाए, जाएगा तो सही डिक्लाइनिंग पे, बट थोड़ा सा डिले हो जाएगा डिक्लाइनिंग में जाने में। थर्ड है कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। इस पॉइंट पे क्या होता है, प्राइजेस कॉम्पिटिटिव होती है, ना आप बहुत ज़्यादा मार्क कर सकते हो, ना ही आप बहुत ज़्यादा लो मार्क प्राइस कर सकते हो। तो इस पे क्या होता है कि आपकी बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रहती है, जो भी मार्केट के डिमांड के हिसाब से, मतलब सप्लाई और डिमांड के जो है ग्राफ, उसके हिसाब से ही आपकी प्राइजेस सेट होती है। ओके, देन हमारा आता है प्रमोशन इज हैवी। इसका मतलब ये है कि प्रमोशन जो होता है वो इधर हैवी होता है, हमको इधर बहुत ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ता है जिससे हम मार्केट में टिके रहें और हमारा जो डिक्लाइन स्टेज है वो और डिले हो जाए, हम और ज़्यादा मार्केट, अभी हम मार्केट लीडर हैं तो हम उस पोजीशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम नए मार्केट में एंटर करना चाहते हैं कि भाई ये मार्केट मेरा सैचुरेशन पे आ चुका है, तो कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे मार्केट में जाती हूँ, डाइवर्सिफाई करती हूँ, दूसरे मार्केट में जाती हूँ। तो ये मेरा क्या, प्रमोशन के थ्रू एक ब्रांड नेम का अगर मैं इतना अच्छा प्रमोशन करूँगी, तो अगर मैं कोई नया चीज़ नए सेगमेंट में जाती भी हूँ तो वहाँ पे मेरी सेम ब्रांड इमेज काम आ जाएगी।
और लास्ट है दैट इज़ मैनी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। क्योंकि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा चल रहा है तो आपकी जैसे और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स भी अब मार्केट में आने लग गए होंगे, वो भी आपको सीधा सीधा कॉम्पिटिशन दे रहे होंगे। तो ये सारे फीचर्स होते हैं इन द मैच्योरिटी स्टेज। अब हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज ऑफ मैच्योरिटी स्टेज। अब हम पढ़ेंगे मैच्योरिटी स्टेज की स्ट्रैटेजीज। अब जब आप मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाते हो तो आपकी जो सेल्स होती है वो भी पीक पर होती है, ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट होता है वो एकदम सैचुरेशन लेवल पे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको आपकी मार्केटिंग टैक्टिक्स को चेंज करना पड़ेगा टू सर्वाइव मोर इनटू द मैच्योरिटी स्टेज, जिससे आपका मैच्योरिटी स्टेज और एक्सटेंड हो जाए, आप और इसके अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर पाओ, फ़ायदा ले पाओ। तो आपको कुछ आपकी मार्केटिंग टैक्टिक्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब कुछ कॉमन स्ट्रैटेजीज होती हैं जो मैच्योरिटी स्टेज में अक्सर कंपनीज यूज़ करती हैं टू टेक द बेनिफिट ऑफ द स्टेज, और अपने प्रोडक्ट को डिक्लाइनिंग स्टेज में जाने से रोक पाए, डिले कर पाए। तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होती है। तो 2 स्ट्रैटेजीज है बेसिकली। पहली आपको दिख रही है बोर्ड पर, दैट इज़ अ मार्केट मॉडिफिकेशन स्ट्रैटेजी। मार्केट मॉडिफिकेशन स्ट्रैटेजी इंक्लूड करती है टू एंटर इनटू द न्यू मार्केट्स, न्यू सेगमेंट्स। आप अभी जिस मार्केट में डील कर रहे हैं, अभी जिस मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हैं, आप दूसरे मार्केट्स में जाइए, आप दूसरे सेगमेंट्स में एंटर करिए। आपके जो अभी टारगेट मार्केट है उनको आप रीडिफाइन कीजिए, बिकॉज अभी जो आपका मार्केट है, अभी जो आपका टारगेट मार्केट है, वो सब आपके सैचुरेशन लेवल पे। जब तक आप किसी और को टारगेट नहीं करेंगे, जब तक आप किसी नए सेगमेंट में एंटर नहीं करेंगे, तो आपको बंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और नहीं मिलेगी, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि टू एंटर इनटू न्यू मार्केट, टू रीडिफाइन योर टारगेट मार्केट, और आपको जो नॉन यूज़र्स हैं, जो आपके नॉन पोटेंशियल यूज़र्स हैं, आप उनको कन्वर्ट करो इनटू द पोटेंशियल यूज़र्स। और आपके जो कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स हैं, आप उनको भी टारगेट करके अपने कस्टमर्स के अंदर कन्वर्ट करो। तो ये सब आपका मार्केट मॉडिफिकेशन स्ट्रैटेजी में आएगा, जो कि आपको मैच्योरिटी स्टेज पे बहुत अच्छी तरीके से लीड देगा। सेकेंड हमारी आती है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन स्ट्रैटेजी के अंदर ये होता है कि आप आपके प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स को अपडेट कर रहे हैं, कुछ नए चेंजेस लेकर आ रहे हैं, आप आपकी प्राइसिंग के साथ या क्वालिटी के साथ कुछ बदलाव कर रहे हैं, कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ला रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से। तो ये सब जब आप अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन लाते हैं, अपने प्रोडक्ट को चेंज करते हैं, तो क्या होता है कि आपका ज़्यादा चांसेस रहते हैं टू सस्टेन इनटू दिस स्टेज। ये स्टेज जो है, इस स्टेज का मतलब आप अभी एकदम पीक पॉइंट पे, तो इस पे आपको अगर सस्टेन करना है तो यू हैव टू फॉलो आइदर ऑफ मार्केट और प्रोडक्ट, और बोथ। यू कैन फॉलो बोथ साइमल्टेनियसली। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। डिक्लाइन स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो ख़त्म होने लगती है। क्यों? ड्यू टू आपका मैच्योरिटी स्टेज पे आप हो, ठीक है, उससे आप डिक्लाइन स्टेज पे आए हो, उस पर भी कंपटीशन पीक पे था। उसके बाद क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ता चला जाता है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपके प्रोडक्ट की सेल कम होने लग जाती है। अब आपके प्रोडक्ट में या तो वो बात नहीं रही है, या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट आ गया है विद द सेम फीचर्स एट लो प्राइस, और मे बी कुछ भी हो गया है, मे बी, है ना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया है, या फिर कुछ नए पैटर्न्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो गए हैं, और उस वजह से आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो चुका है। तो इस वजह से क्या होता है, सेल्स आपकी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे दिखती है। सेकंड आपका आता है नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज्ड। यहाँ पे जो भी फर्म्स जो मार्केट में प्ले कर रही है, जो भी प्लेयर्स हैं इन द मार्केट, वो आपके डिक्रीज ट्रेंड पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट नहीं अच्छा बिक रहा है, उनकी सेल ही नहीं हो रही है, तो वो अपने प्रोडक्ट को विड्रॉ करते हैं, बिकॉज लॉस खाने से अच्छा क्या है कि विड्रॉ करो और फिर वो वाइंड अप करके निकल लेते हैं। तो इसका क्या होता है कि आपकी जो फर्म्स है वो डिक्रीज होती है। थर्ड आता है ऑफरिंग बिकम्स लिमिटेड। जो भी आप मार्केट में ऑफर करते हो, आपका जो प्रोडक्ट आप ऑफर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 10 वेरिएंट थे एक प्रोडक्ट के, बट आपको दिख रहा है कि मेरा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, तो आप उसके जो वेरिएंट्स है या जो आपकी ऑफरिंग है, आप उसको कम से कम कर देते हैं, आप आपका प्रोडक्शन भी कम कर देते हैं। जितना पहले आप सप्लाई दे रहे थे मार्केट में, उतना आप सप्लाई देते ही नहीं है, बिकॉज आपको लॉस लग रहा है, तो आप उसका जो ऑफरिंग है वो भी आप कम कर देते हैं। फोर्थ, प्रॉफिट गोज डिक्रीजिंग। दैट मीन्स कि जो प्रॉफिट है, अब फर्स्ट पॉइंट से क्लियर है कि जब सेल कम हो रही है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कम हो रहा है। अब मेरी कॉस्ट तो बनाने में उतनी लग रही है और बिक रहा नहीं है, तो क्या हो रहा है, पाइलअप हो रहा है मेरा सारा स्टॉक, उससे क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट डिक्रीज होता है मेरा।
और लास्ट क्या है इसमें, कस्टमर्स ऑल्सो डिक्लाइन। हाँ, सेल नहीं हो रही, कस्टमर्स जो हैं वो डिक्लाइन हो चुके हैं, आपके कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं आपके प्रोडक्ट को लेके अब इन द डिक्लाइनिंग स्टेज, और अब वो आपके प्रोडक्ट को इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपके जो कस्टमर का रेशियो था, जो कस्टमर बेस आपने ग्रो करा था इन द ग्रोथ स्टेज, और जो पीक पे पहुंचा था इन द मेच्योरिटी स्टेज, अब वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे दिखता है। अब ये सब हमने पढ़े हैं फीचर्स ऑफ द डिक्लाइनिंग स्टेज। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन अडॉप्ट इन डिक्लाइनिंग स्टेज। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्ट्रैटेजीज के बारे में। इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट ये बोलता है रिड्यूस द प्रमोशनल कॉस्ट, जिसका मतलब ये है कि अब आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ एंड द मेच्योरिटी स्टेजेस। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके प्रमोशनल एक्सपेंडिचर है, जो भी आपका प्रमोशनल कॉस्ट है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं सो दैट आपका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस लग रहा है वो ना लगे, उसमें आपका कुछ बचत हो पाए और आपको इतना ज़्यादा लॉस ना लगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप हैवी प्रमोशन करते हैं, बिकॉज प्रमोशन से भी आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा है। तो क्या करना है आप इस स्टेज पे कि प्रमोशनल कॉस्ट को आप कम कर दीजिए। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपके के उतने कस्टमर्स नहीं हैं। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अब आपका वो कस्टमर बेस तो है नहीं जो आपका ग्रोथ या मेच्योरिटी स्टेज पे था। तो आपको इस स्टेज पे क्या करना है कि जो बहुत ही ज़्यादा आपके कस्टमर्स, जो भी सेलेक्टिव लोगों को, कस्टमर्स को चुन लो जो आपके प्रोडक्ट्स को रेगुलरली खरीद रहे हैं और वो हैं आपके प्रोडक्ट से लॉयल, तो आप उनको चुनो और उन्हीं को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करो। और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ है, सेटअप्स है, उन सबको आप क्लोज डाउन कर दो, रिड्यूस कर दो। देन आता है प्राइस कट्स। ऑब्वियसली जब आपका मतलब नहीं प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, आपको दिख रहा है कि मेरा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, तो आप क्या करो, अब आपकी उसके प्राइसेस एकदम कम कर दो, उस पर हैवी डिस्काउंट्स दो, जिससे क्या पता कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेंसिटिव होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं, सॉरी प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट को खरीद ले। हैवी डिस्काउंट देख के आप में मतलब आपका कुछ लोग है ना आपके प्रोडक्ट को बाय कर ले, तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं टू सेल योर प्रोडक्ट, जिससे आपका जो स्टॉक क्लियरेंस है वो तो हो पाए। अगर आप अभी अपने प्रोडक्ट को विड्रॉ भी करेंगे तो आपको इतना सारा पाइलअप स्टॉक का करोगे क्या, तो ये सब करके भी आप अपने स्टॉक को पूरा की पूरा वाइप ऑफ कर सकते हो। अनदर यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट जो अभी काम में आ रहा है उसका कुछ दूसरा यूज़ देखो, आप कुछ ऐसा अलग सा यूज़ इंट्रोड्यूस कर दो मार्केट में कि मेरा प्रोडक्ट अभी तक ये काम आता था बट आप इस चीज़ को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो जो भी कस्टमर्स हैं जो अभी एक ही यूज़ के लिए खरीद रहे थे, पर क्या पता जो आप सेकेंड यूज़ बता रहे हो उस वजह से वो आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका एक नया मार्केट ही खुल जाए, मतलब एक नए सेगमेंट में एंटर कर जाओ जहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो ओरिजिनल चीज़ के लिए बना था वो नहीं, बट कुछ सेकंड यूज़ आप उसका कर लो। तो फॉर एग्जांपल कोई अनदर सब्सटीट्यूट यूज़ आप करते हो उस प्रोडक्ट का, एक अनदर यूज़ लोगों को बताते हो, तो मे बी आपके प्रोडक्ट का सेल इंक्रीज हो जाए और आपको विड्रॉल अगर आप इन फ्यूचर करोगे तो वो ईजिली कैरी हो पाए। और लास्ट आता है विड्रॉ द प्रोडक्ट। दैट मीन्स अगर आपको दिख रहा है कि मेरा प्रोडक्ट अब नहीं चल रहा है, बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, मैं लॉस लग रहा है मेरी कंपनी को और कॉस्ट ही ज़्यादा आ रही है, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो देन यही सही रहेगा कि आप आपके प्रोडक्ट को टाइमली विड्रॉ कर लो। वो बिल्कुल ही सब कुछ उसका ख़त्म हो जाए, मतलब बिल्कुल ही उसका ब्रांड वैल्यू ख़त्म हो जाए, उसका गुडविल पे इफेक्ट आने लग जाए, उससे पहले आप आपके प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लो। तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। Thank you for your patience. For more such videos, like, share and subscribe.